अनुवादाच्या संदर्भामध्ये मी म्हणतो की मेरे हल्के शेरों पर क्या हंसते हो, मेरे हल्के शेरों पर क्या हंसते हो, जाने क्या क्या नामी शायर कहते हैं. म्हणजे फक्त प्रत्येक माणसाची प्रत्येक कविता ती तेवढीच प्रभावी असेल असं नाही. बहुत सी कविताएं ऐसी भी छूट जाएंगी. और वैसे भी आप जितने बड़े कवियों को देख लीजिए, सारी कविताएं उपोद्गत नसतात, कंठस्थ नसतात किंवा उदाहरणासाठी त्या वापरल्या जात नाही. काही एक कविता ठराविक त्या मात्र नक्कीच वापरल्या जातात. तो वैसे ही अनुवाद हम मानते हैं कि कोई कमी रही होगी उसमें, लेकिन उस कमी का ये कदापि अर्थ नहीं है कि वो अनुवाद मुकम्मल नहीं हो सकता. कसर तो रहती है, बनी रहनी चाहिए. अनुवाद के विषय में तो एक कविता है, अनुवाद ऐसी प्रक्रिया मन की कि समान धर्मा हो गए हम दोनों. कारण दोन्ही भाषेत जावं लागतं. अनुवाद ऐसी प्रक्रिया मन की कि समान धर्मा हो गए हम दोनों. फिर भी मानता हूं मैं कि एक छोटा सा अंतर रहा ही होगा हमारे दोनों के बीच, तलवार की धार पर चलने सा दुष्कर और रेत से तेल निकालने सा दुश्मन. तो अनुवाद की वो प्रक्रिया बड़ी कठिन है. और एक अभी जिक्र ये आया कि कशी असायला पाहिजे कोणची रचना किंवा कोणची कविता, बहुतेक तुम्हीच उल्लेख केला, तुम्ही उल्लेख केला होता. तो कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, कोई ये कविता किस तरह से पूरी हो सकती है. तो मुझे एक और प्रसंग याद आ गया. समरसेट मॉम किसी कक्षा में व्याख्यान देने के लिए गए और उन्होंने ये कहा कि कोई भी रचना में 4 बातें होनी चाहिए. वो अभिजात्य हो, उसमें थोड़ा सा रहस्य हो, उसमें प्रेम हो और उसमें थोड़ा सा अध्यात्म भी हो. वो स्पिरिचुअल हो, वो क्लासिक हो, वो उसमें मिस्ट्री हो और उसमें प्रेम तो हो. तो आप लोगों को बच्चों से पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों को कोई ऐसा विचार सोचता है कि ये चारों तत्व किसी एक रचना में आ जाए. बच्चे तो शैतान होते ही हैं और होने चाहिए, क्योंकि उस शैतानी में भी एक सृजन छुपा है. तो एक बच्चा उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे एक कहानी याद आती है जिसमें ये चारों बातें मुकम्मल होती हैं. उसने कहा एक राजकुमारी थी, एक राजकुमारी थी, वो गर्भवती हुई. अभी नहीं मिस्टर, अभी काम, प्रेम. तब उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे नहीं मालूम कि ये कब हुआ. रहस्य, ईश्वर, आध्यात्म. तो चारों बातें आ गई कि राजकुमारी थी तो अभिजात्य है, गर्भवती हो गई तो प्रेम और सेक्स है, ईश्वर को याद किया तो अध्यात्म है, और कब हुआ उसे मालूम नहीं तो वो रहस्य है. तो कविता वही मुकम्मल है या रचना वही मुकम्मल है जहां कुछ सवाल छूट जाए और उन प्रश्नों का उत्तर वो पाठक दे, वो श्रोता दे. क्योंकि अगर सब कुछ सामने आ गया तो कविता कविता नहीं रह जाती. जो अनुवाद की भी बात की कि बहुत सी कविताएं ऐसी हैं, क्योंकि कविता अपने आप में सिर्फ और सिर्फ जो कुछ कहा जा रहा है वो कविता नहीं है. कविता के बाद भी बहुत कुछ है जो पाठक के लिए या श्रोता के लिए अपने आप विचार करने की एक दृष्टिकोण है. क्योंकि कविता कविता का होना है और उसके बाद वो अपने अर्थ में अलग ढंग से व्यक्त हो सकती है. इसलिए कविता का अनुवाद, जो बात कही गई कि कविता का अनुवाद इसीलिए कठिन है, और इस कठिनाई से गुजरते हुए प्रेरणा जी को जिस तरह की प्रेरणा हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने इस काम को हाथ में लिया, और निस्संदेह हमारी जो कुछ छोटी मोटी मदद उसमें हो सकी, तो मुझे लगता है कि उसको काफ़ी उन्होंने अधिक सराहना के साथ में व्यक्त किया. छोटे साहेबांचा जेव्हा मला फोन आला, आत्मीयता क्या होती है, कमाल की बात है. म्हणजे खऱ्या अर्थानं
यालाच आत्मीयता म्हणतात. मला फोन केला, 9 तारखेला तुम्ही कुठे आहे? म्हटलं मी इथेच आहे. 10ला म्हटलं मी इथेच आहे. असा एक कार्यक्रम होतोय. तुम्ही नसाल तर कार्यक्रम होणार नाही. ये आत्मीयता है. कार्यक्रम कभी कोई नहीं रुकता, लेकिन इन शब्दों के साथ में जो बल मिलता है ना, वो अनोखा होता है. आमचा संपर्क खूप कमी येतो, पण ज्या दिवशी पण बोलतो उस दिन ऐसा लगता है कि आज की कुछ प्राप्ति है. ये एक बड़ी बात है. और जहां तक खड़से साहब का प्रश्न है, 3 दिन गुजर जाए और अगर फोन ना आए इधर से या उधर से, तो 3 दिन तो हम समझते हैं ज्यादा है. फिर उनके व्यंग्यवान चालू होते हैं, कभी प्रेम से, कभी नाराजी से. लेकिन मुझे लगता है कि ये आकर्षण बना रहना चाहिए. और यही वो बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ भाई, हम हैं, हमारी पूछ परख है, हमें लोग बुला रहे हैं. तो आज हम विशेष रूप से आभारी हैं शिरीष जी के, कि जिन्होंने ये कहा कि आप इस कार्यक्रम में आए. और प्रेरणा जी का तो आभार व्यक्त करना ही पड़ेगा, जो कुछ शिरीष जी ने कहा. बहुत बहुत धन्यवाद. एक घोषणा हो गई है, अगली भी घोषणा हो, उसमें भी हम हों, और क्या अधिक अपेक्षा. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.